उस रात मैं पाइन वॉच रेंजर स्टेशन में अकेला बैठा हुआ था। ये रेंजर स्टेशन ब्लैक पाइन जंगल के नॉर्थ साइड में बना है। एक लकड़ी का छोटा सा कैबिन जो देखने में आपको किसी बिल्डिंग के जैसा लगता है। इस रेंजर स्टेशन के अंदर एक छोटा सा कंट्रोल रूम भी है, जिसके अंदर एक रेडियो डेस्क, जंगल का पूरा मैप और कोने में एक लोहे की फाइल कैबिनेट है। अब उस रात में वही डिस्पैचर की कुर्सी पर बैठा हुआ पिछले हफ्ते के पेट्रोल लॉग्स अपडेट कर रहा था। अगर आप उस कैबिन की खिड़की से बाहर देखो तो आपको सिर्फ जंगल का गहरा अंधेरा ही दिखाई देगा। शायद आप लोग इस बात को समझ ना पाए, लेकिन रात में जब आप किसी बड़े जंगल में अकेले होते हैं तो उसका सन्नाटा इतना गहरा होता है कि वो आपके कानों को चुभने लगता है। अब चाहे तो मुझे फॉरेस्ट रेंजर का काम करते हुए 15 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी रात का वो सन्नाटा मुझे बहुत बेचैन महसूस करवाता था। अब जब मैं वही अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी रेडियो एक सिग्नल पकड़ने लगा और उसके स्पीकर से किसी आदमी की आवाज़ आई। हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। अब मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और रेडियो फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते हुए बोला, दिस इज़ पाइन वॉच रेंजर स्टेशन, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, अपनी सिचुएशन के बारे में बताएं। और अब मुझे रेडियो की दूसरी तरफ से उस आदमी के तेज सांसें लेने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान बहुत डरा हुआ था और वो किसी चीज़ से छिपा कर धीमे से कुछ कहना चाहता था। अब कुछ सेकंड्स बाद उसने रेडियो में कहा, मेरा नाम एरिक है और मैं यहाँ मेरी बीवी के साथ कल घूमने आया था। हम लोग हाइकिंग करते हुए जंगल के रिज हॉलो के एक पतले से रास्ते में खो गए हैं। हमें मैप से भी कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है। और फिर उस आदमी ने डरते हुए कहा, इस जंगल के अंदर एक जानवर हमारा पीछा कर रहा है। वो बहुत ही बड़ा और अजीब सा है। इस वक्त हम लोग किसी छोटी सी गुफा में छिपे हुए हैं। आप लोग प्लीज हमारी। और फिर उसका सिग्नल चला गया। एरिक, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? एरिक, प्लीज रिस्पॉन्ड। लेकिन अब उस आदमी की आवाज़ बिल्कुल कट चुकी थी। रेडियो पर सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए स्टैटिक नॉइस हुई, लेकिन फिर वो भी चली गई। मैंने कई बार रेडियो फ्रीक्वेंसी बदलने और सही करने की कोशिश भी की कि किसी भी तरह उस आदमी से दोबारा कांटेक्ट हो पाए, लेकिन अब सिग्नल जा चुका था। अब मैंने माइक से अपना हाथ हटाया और एक गहरी सांस ली। उस आदमी ने बताया था कि वो और उसकी बीवी रिज हॉलो के एक पतले से रास्ते में हाइकिंग करते हुए खो गए थे। मैंने फटाफट जंगल का मैप टेबल पर खोला। रिज हॉलो, ये नाम मेरे दिमाग में हिट हुआ और मुझे याद आया कि मैं उस एरिया में कुछ सालों पहले जा चुका था। 6 साल पहले हमें वहाँ एक पर्सन की मिसिंग रिपोर्ट भी मिली थी, लेकिन काफ़ी दिनों सर्च करने के बाद भी वो इंसान कभी नहीं मिल पाया था। हॉलो रिज जंगल का एक बहुत ही सुनसान सा एरिया था और वहाँ बहुत कम टूरिस्ट ही हाइकिंग और कैंपिंग के लिए जाया करते थे। अब मैंने फटाफट अपनी लॉगबुक की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पर एक एंट्री लिखी, डिस्ट्रेस कॉल रिसीव फ्रॉम रिज हॉलो एट 11:57 PM। मेल कॉलर, कॉल ड्रॉप्ड, नो रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट। और फिर उसके बाद मैंने इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट की और रेडियो का स्विच घुमा के जेक से कांटेक्ट करने की कोशिश की। पाइन वॉच स्टेशन टू यूनिट 7, जेक, डू यू कॉपी? और फिर अगले ही सेकंड मुझे जेक की आवाज़ आई, यूनिट 7, मैं लाइन पर हूँ, बताओ क्या बात है। और अब मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मुझे अभी एक सैटेलाइट फ़ोन से डिस्ट्रेस कॉल आई थी। एक कपल है जो रिज हॉलो के एक पतले से रास्ते में 2 दिन से गुम है। वो लोग एक गुफा में छिप के बैठे हैं। हमें जल्दी वहाँ चलना होगा। और अब जेक ने तुरंत रेडियो से मुझे जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं 20 मिनट में स्टेशन आ रहा हूँ, गियर रेडी रखना। और अब मैंने रेडियो डाउन किया और जंगल का एक लैमिनेटेड मैप अपने पास रख लिया। करीबन 20 मिनट बाद जेक पेट्रोल ट्रक लेकर स्टेशन के बाहर आ गया और मैं सारा गियर लेकर कैबिन से निकल उसकी गाड़ी में बैठ गया। अब जेक ने मुझसे पूछा, तुमने मैप अच्छे से चेक किया? हाँ, मैंने जवाब देते हुए कहा। उनका लास्ट सिग्नल इसी जंगल के नॉर्थ ईस्ट एंड रिज हॉलो से आया था। चलो अब जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। और अब जेक ने गाड़ी में तेज़ी से एक्सेलरेट किया और गाड़ी वहाँ से भगा ली। उस वक्त हमारे पास ज़रूरत के सारे टूल्स थे, फ्लैश लाइट्स, कंपास, सेफ्टी के लिए शॉटगन,
और जंगल का एक डिटेल्ड मैप। अब मैंने जेक से उस जानवर वाली बात का जिक्र किया और उससे कहा, उन लोगों ने किसी बड़े से जानवर का उनका पीछा करने का जिक्र किया था। कह रहे थे कि वो बहुत अजीब सा था। और अब मेरी बात सुनने के बाद जेक ने कुछ सोचते हुए मुझे जवाब दिया, शायद कोई कोयोटी या भेड़िया होगा। लोग अक्सर डर और पैनिक में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अगर कोयोटी हुआ तो वो उन पर हमला नहीं करेंगे। तुम तो जानते ही हो, ऐसा बहुत कम ही होता है जब कोई कोयोटी किसी इंसान पर हमला करे। और मैं भी जेक की बात से अग्री कर रहा था। लोग डर की वजह से किसी नॉर्मल साइज वाले जानवर को भी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर ही बताते थे। अब मैप के मुताबिक वो एरिया यहाँ से करीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर था और हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 1 घंटा लग गया। हमने अपनी गाड़ी एक बहुत ही खुरदुरे और छोटे से रास्ते पर खड़ी कर दी। वो जंगल का एक ऐसा एरिया था जहाँ लोग तो क्या, गाड़ियाँ भी बहुत कम ही आती जाती थी। ईस्ट रिज कट लाइन, एक ऐसा एरिया जिसको लेकर मैप में भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, लेकिन वहाँ से रिज हॉलो सबसे नज़दीक था। वही एरिया जहाँ से हमें उस आदमी का डिस्ट्रेस कॉल आया था। अब जेक ने गाड़ी वहीं पार्क कर दी और हम दोनों अपने सारे टूल्स और गियर उठाकर गाड़ी से निकल गए। गाड़ी से निकलते ही जो सबसे पहली चीज़ मुझे महसूस हुई वो थी वहाँ की हवाओं की चुभती हुई ठंडक। एक ऐसी ठंडक जो आपके शरीर से किसी पत्थर की तरह टकराती है। और अब उस वक्त वहाँ इतना अंधेरा भी था कि गाड़ी की हेडलाइट्स के बिना मुझे अपने आगे 20 कदम दूर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब मैंने और जेक ने अपनी टॉर्चेस ऑन कर ली और जंगल के अंदर चलने लगे। और अब थोड़ी ही देर में वहाँ बारिश भी शुरू हो गई थी। हम दोनों जंगल के अंदर टॉर्च इधर उधर मारकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब वैसे तो ब्लैक पाइन पहले से ही एक घना सा जंगल है, लेकिन इस साइड का एरिया और भी ज़्यादा पेड़ों से घिरा हुआ था। ऊंचाई में ये सारे ही पेड़ 60 से 70 फीट लंबे थे और इनका ऊपर का हिस्सा उस अंधेरे में गायब होता दिख रहा था। मैं और जेक उस मूसलाधार बारिश में बस जैसे तैसे करके आगे बढ़ते रहे। जंगल के उस पतले से रास्ते के बीच कभी कोई पेड़ गिरा हुआ मिलता तो कभी कोई बड़ी सी चट्टान बिल्कुल रास्ते के बीच मिलती। अब इसके अलावा इतनी बारिश और अंधेरे में रास्ता ढूंढना और भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन हम दोनों कंपास और मैप देखते देखते ब्लैक रिज एरिया के पास पहुंचते रहे और अब 1 घंटा चलने के बाद हम उस जगह पहुंच चुके थे। हमने देखा कि वहां पर खुला स्पेस बहुत ही कम था और बड़ी बड़ी झाड़ियों ने छोटे कच्चे रास्तों को बिल्कुल घेर रखा था। हम दोनों इधर उधर टॉर्च मारकर देखे जा रहे थे और एरिक को आवाज़ें लगा रहे थे। वहां हमें किसी भी गुफा का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब जेक मेरे थोड़े आगे चल रहा था तब उसने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, डेविड, यहाँ आओ जल्दी। और अब जेक की आवाज़ सुनकर मैं उसके पास गया। मैंने देखा कि जेक ज़मीन की तरफ टॉर्च मारकर मुझे कुछ दिखा रहा था। मैंने देखा कि ज़मीन पर किसी के फटे हुए कपड़े और जूते पड़े हुए थे और उन्हीं के साथ में काफ़ी सारा खाना भी गिरा हुआ था। अब वो देखने के बाद मैंने जेक से कहा, ज़्यादा चांसेस यही है कि ये उसी कपल के हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। और अब मेरे कहने के बाद हम दोनों आगे चलकर थोड़ा सा और चेक करने लगे, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी हमें कोई और निशान नहीं मिला था। ज़मीन पर भी किसी के भी पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे। अब इधर उधर ढूंढने और थोड़ा आगे चलने के बाद हमें अपने सामने 2 पतले से रास्ते दिखाई दिए। अब लेफ्ट वाला रास्ता थोड़ा सा सीधा जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन राइट वाला रास्ता थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा था। अब ये देखने के बाद जेक ने अपना कंपास चेक करते हुए कहा, वो कबल नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए होंगे। अगर उन्होंने रात में डर के मारे रास्ता छोड़ दिया होगा तो वो रिज हॉलो के लोअर वैली साइड में गए होंगे। एक काम करते हैं, मैं राइट वाला रास्ता चेक कर लेता हूँ और तुम लेफ्ट वाला। वो कबल इन्हीं में से किसी रास्ते में छिप के बैठे होंगे। और अब मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया और अपनी टॉर्च उस रास्ते की तरफ मारकर वहाँ जाने लगा। अब मैंने जेक को अपनी आंखों के सामने नीचे वाले रास्ते में राइट की तरफ जाता हुआ देखा, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब जो कुछ भी हम दोनों के साथ घटने वाला था उसका तो हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं था। अब जेक को राइट जाता देख मैं लेफ्ट वाले रास्ते पर चलने लगा। वो रास्ता भी पहले जैसे घने पेड़ों से घिरा हुआ था।
अब उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन थी कि बारिश की उन तेज़ हवाओं में मेरे ऊपर कोई पेड़ ना आ गिरे। मैं इधर उधर ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से मुझे एक बहुत डरावना सा एहसास हुआ, जैसे कोई चीज़ इस जंगल के अंधेरे में मुझे छिपकर देख रही हो। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च आसपास की झाड़ियों पर मारी, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। अब थोड़े से कदम चलने के बाद ही मुझे रास्ते में अपने सामने एक मरा हुआ लोमड़ी दिखाई दिया। मैं जब उसके पास गया तो देखा कि उस लोमड़ी की गर्दन पर बहुत बड़ा सा कटा हुआ निशान था, और उस निशान से बहुत सारा खून एक नदी की तरह उस बारिश में बह रहा था। उस लोमड़ी को मैं देखते ही समझ गया कि किसी खौफनाक से जानवर ने उसे बस कुछ ही मिनटों पहले मारा था। अब वो देखकर मैं एकदम से चौकन्ना हो गया और अपनी शॉटगन निकाल अपने आगे पीछे देखने लगा, लेकिन अभी भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ मन में एक अजीब सा ही एहसास था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और अब जैसे मेरी बात पर मुहर लगाने के लिए मुझे कहीं दूर अपने पीछे से एक शॉटगन की तेज आवाज आई। वो आवाज सुनते ही मैं झट से पीछे मुड़ा, और फिर उसके अगले ही पल मुझे किसी आदमी की दर्द में चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आई। सुनने से ऐसा लग रहा था कि वो जो कोई भी था वो बहुत ही मुसीबत और दर्द में था। और अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ बिल्कुल जेक की ही लग रही थी। और अब मैंने एक सेकंड कभी वेट नहीं किया, पर वहाँ से भागता हुआ मैं उसी रास्ते की तरफ जाने लगा जहाँ जेक गया था। वो रास्ता भी बिल्कुल मेरे वाले रास्ते जैसा घने पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन ये एक बहुत नीची ढलान में जाया जा रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ भागता हुआ जेक को आवाज़ें लगाए जा रहा था, लेकिन अब तो जेक की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मुझे आगे वो रास्ता ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया, और जब मैं उस पथरीले रास्ते पर ऊपर की तरफ चढ़ा तो मुझे अपने सामने आगे एक बहुत ही खुला सा स्पेस दिखाई दिया, और वहाँ मुझे एक बहुत खौफनाक मंजर दिखा। अब वहाँ अंधेरा इतना था कि पहले तो मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चलता हुआ अपनी टॉर्च आगे मार रहा था, तब मुझे अपनी टॉर्च की रोशनी में एक काले रंग का बहुत बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। वो जानवर जमीन पर बैठा हुआ था और उसका मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ था, जैसे कि वो अपना मुंह झुकाकर कुछ खा रहा हो। उस वक्त मैं डरा सहमा अपनी शॉटगन लिए उस तरफ कदम बढ़ाता रहा, और तभी मुझे टॉर्च की रोशनी में दिखा कि वो जानवर जेक के ऊपर बैठा हुआ उसके पेट को फाड़कर उसके अंदर का मांस खा रहा था। जेक अब मर चुका था। मैं शायद कभी उस मंजर को शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। इस फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी में मैंने कई लोगों की डेड बॉडीज देखी है, लेकिन दूसरे फॉरेस्ट रेंजर को यूं देखकर, जो कि मेरा एक बहुत करीबी दोस्त भी था, मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। अब मैं चिल्लाता हुआ उस जानवर की तरफ बढ़ा ताकि उसे वहां से भगा सकूं। मैंने अपनी शॉटगन के साथ ही अपनी टॉर्च भी पकड़ रखी थी, और टॉर्च की रोशनी में वो जानवर अब मुझे थोड़ा अच्छे से दिखा। वो एक काला सा भेड़िया था, लेकिन किसी मामूली भेड़िए से तो उसका शरीर कहीं गुना बड़ा था। अब मेरी बात सुनकर उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, और मुझे देखते ही उसने एक तेज गुर्राहट लगाई, और तब मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा भी बिल्कुल किसी भेड़िए के जैसा ही था, लेकिन बहुत लंबा, और उसके दांत इतने लंबे थे कि वो उसके मुंह से करीबन 3 या 4 इंच बाहर की तरफ आ रहे थे। इतने बड़े भेड़िए को वहां मेरी टॉर्च की रोशनी में देख मैं बहुत डर गया था, और अब मैंने निशाना तानकर अपनी शॉटगन उस पर चला दी। शॉटगन के चलते ही वो विशाल भेड़िया वहां से उठा और अपनी 2 टांगों पर किसी इंसान के जैसे भागता हुआ जंगल के दूसरी ओर अंधेरे में गायब हो गया। अब जब वो जानवर जंगल के अंधेरे के किसी कोने में गायब हो गया था, तब मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, और बस वहीं खड़ा गहरी सांसें ले रहा था। शॉटगन अभी भी मेरे हाथ में ही थी, लेकिन मेरा तो जैसे पूरा शरीर ही सुन पड़ चुका था। जेक की डेड बॉडी बिल्कुल मेरे सामने ही पड़ी हुई थी, और वो अब मर चुका था। उसका मुंह खुला पड़ा था, और उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े पंजों के निशान भी थे, जहां से खून किसी नदी की तरह बह रहा था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या।
मैं जानता था कि वो जानवर अभी भी पूरे तरीके से भागा नहीं था और अभी भी वो जानवर उस अंधेरे में मुझे छिपकर किसी कोने से देख रहा था कि कब मेरा ध्यान भटके और वो मुझ पर भी हमला करके मुझे मार डाले। अब वहीं खड़े जब मेरी नज़र राइट की तरफ पड़ी तो मैंने जंगल के उस अंधेरे में दो बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें देखी। वो मुझे ही देख रही थी और तब मैं समझ चुका था कि ये जो कोई भी जानवर था वो इस जंगल में एक से ज़्यादा थे। अब मैंने फिर से निशाना ताना और उस तरफ शॉटगन चला दी और उस भेड़िए जैसे जीव की एक तेज गुर्राहट निकली, जैसे कि वो बहुत गुस्से में हो। अब मेरे पास वहां से भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं अपनी शॉटगन हाथ में लिए उस जंगल से भागने लगा। भागता हुआ मैं इधर उधर देखे जा रहा था क्योंकि वो जानवर मुझ पर कभी भी हमला कर सकता था। लेकिन उस समय मैं जंगल में भागता हुआ ये जानता था कि जंगल से बाहर निकलने के लिए अभी पूरा 1 घंटा लगने वाला था। मैं खुद से बस यही कहे जा रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है। एक वक्त पर आकर मैं थकना शुरू हो जाऊंगा और फिर वो जानवर मुझ पर झपट पड़ेगा। लेकिन खुशकिस्मती से जब मैं भाग रहा था तो मेरी टॉर्च की रोशनी 1 सेकंड के लिए मेरे लेफ्ट साइड दूर जंगल में एक लकड़ी के कैबिन पर पड़ी और तब मुझे याद आया कि ऐसे घने जंगलों में टूरिस्ट और फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए इमरजेंसी कैबिन्स बने होते हैं। अब मैं पूरी तेज़ी से भागा और उस कैबिन में जा घुसा। मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा और सारी खिड़कियां बंद कर दी और अंदर अपनी शॉटगन रेडी रख के बस वहीं खिड़की के पास खड़ा रहा। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही और मैं वही खिड़की के पास डरा सहमा इधर उधर देखता रहा। कैबिन के उस अंधेरे में छिप के बैठे हुए जो डर मुझे महसूस हो रहा था उसको शब्दों में बयान करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। सारी रात मैं बस खिड़की के पास अपनी बंदूक ताने उन भेड़ियों जैसे जानवरों को जंगल में इधर उधर घूमता देखता रहा। उनकी हाइट करीबन 6 फीट की थी और मेरे मन में जो कोई भी 1% का डाउट था अब वो भी जा चुका था। वो कोई मामूली भेड़िए नहीं थे, वो तो बल्कि आधे इंसान और आधे भेड़िए थे। शायद वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक तरीके से सबसे लकी दिन भी था क्योंकि बारिश की वजह से उन भेड़ियों को मेरी गन नहीं मिल पा रही थी और उस वजह से मैं सेफली उस कैबिन में छिप के बैठा रहा। मैं नहीं जानता मैंने पूरी रात उस कैबिन में कैसे गुजारी। मुझे बस इतना याद है कि मैंने रात में मेरी टीम को रेडियो में सारी घटना बता दी थी और सुबह होते ही मेरे लिए एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भेजा गया था। जंगल के अंदर बाकायदा 10 लोगों की टीम भी भेजी गई थी, लेकिन उन्हें तो अब जेक की डेड बॉडी भी कहीं नहीं मिली थी और ना ही किसी के पैरों के निशान। यहाँ तक कि जंगल के अंदर ना कोई बड़ा सा भेड़िया मिला था और ना ही वो कपल जिन्हें ढूंढने मैं और जेक उस जंगल में गए थे। आज भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो खुद को बहुत कोसता हूँ कि काश उस दिन मैंने जेक को अकेले उस रास्ते पर जाने से रोक दिया होता और उससे कहा होता, नहीं जेक, हम दोनों को साथ ही रहना चाहिए। वो जानवर जिसका जिक्र एरिक ने किया था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो आज जेक जिंदा होता। आज भी रात भर मैं उस जानवर के ख्यालों में खोया रहता हूँ और सोचता हूँ कि वो जानवर आखिर था तो था क्या।